राजा दरबार में बैठा है, मंत्रियों से घिरा हुआ। प्रजा का हाल पूछना अब फुर्सत की बात नहीं रही। मंत्री त्रिलोक, कर वसूली में कोई ढिलाई न हो। जैसा आदेश महाराज, लेकिन गांव वाले फसल खराब होने की दुहाई दे रहे हैं। दुहाई नहीं, कर चाहिए और कुछ नहीं। किसान रघु एक टूटी झोपड़ी में बैठा है, उसकी माँ बीमार है। धूप हो या बारिश, खेत ने कभी साथ नहीं छोड़ा, पर अब सब सूख गया है। माँ की दवा भी नहीं ला माँ, क्या राजा का फर्ज हो बस महल में रहना है? राजा का दिल जितना बढ़दा हो उतनी ही बढ़दी होती है उसकी प्रजा, लेकिन उस दिल तक पहुंचना आसान नहीं। शायद मुझे महल की दीवारों से बाहर निकलना होगा। राजकुमारी मीरा छुपकर बाग में जाती है। वहां रघु अपनी कुछ सब्जियां बेचने आया है। दोनों पहली बार आमने सामने होते हैं। तुम्हारा नाम? रघु, एक किसान हूँ। महल में पहली बार आया हूँ सब्जियां बेचने। तुम्हारी आंखों में कोई डर नहीं है। भूख और डर दोनों को मैंने मिट्टी में गाड़ दिया है राजकुमारी। मीरा चौंक जाती है, क्या उसने पहचान लिया या ये इत्तेफाक है? चांदनी रात है, खेतों में आग की लपटें उठ रही हैं। किसान भाग रहे हैं, बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल जल गई। वो अपनी झोपड़ी से भागता है खेत की ओर। धुआं और आग पूरा जीवन जैसे राख बन गया हो। गांव वाले चिल्ला रहे हैं, पता नहीं कैसे लगी आग, कोई शरारत तो नहीं? बस इस बार अच्छी फसल होती तो माँ का इलाज करवा पाता। महाराज, गांव के लोग मुआवजा मांग रहे हैं। आग से कई खेत जल गए हैं। राज्य का कोष प्रजा की दया के लिए नहीं, सुरक्षा के लिए होता है। आग उनकी लापरवाही थी। लेकिन वो लोग भूखे हैं। तो शिकार पर जाएं, जंगल बहुत है। मीरा पास बैठी है, वो ये सुनकर परेशान हो जाती है। मीरा गहरी सोच में है। एक पंखुड़ी को तोड़ते हुए मीरा अपने आप से, एक राजा जो सुनता नहीं, एक प्रजा जो बोल नहीं पाती, ये कैसा राज्य है? मीरा वही सब्जी बेचने वाला रघु को याद करती है, वो जो डरता नहीं था। रघु की माँ खांस रही है, घर में कुछ नहीं बचा। रघु एक मिट्टी का कटोरा पकड़कर बैठा है। जल गया सब, खेत भी, सपना भी। वो अपनी माँ के पैरों में एक पुराना कपड़ा डालता है। बेटा, तू टूटा नहीं ना? नहीं माँ, अभी नहीं। मीरा छत पर बैठी है, दूर गांव की आग के जलने के धुएं की दिशा देख रही है। पास में एक पिटारी है, उसमें गांव के कपड़े हैं। अगर कोई सुन नहीं सकता तो शायद मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। मीरा ने ठान लिया है कि वो गांव जाएगी, वास्तविकता देखेगी और रघु जैसे लोगों की मदद करेगी, भले ही उसे भेष बदलना पड़े। तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ माँ, मैं जानना चाहती हूँ, सिर्फ सुनना नहीं, देखना भी। तुम्हें महल की हद के बाहर जाना सिखाया नहीं गया, लेकिन शायद वक्त ने सिखा दिया। मीरा माँ के चरण छूती है, रानी उसे आशीर्वाद देती है। मीरा दरवाजे से निकलकर गांव की पगडंडी पर है। लोग उसे एक आम लड़की समझकर नजरअंदाज करते हैं। वो पहली बार मिट्टी, धूल और खुले आसमान के बीच है। उसकी आंखें हैरान हैं, लेकिन दिल शांत। नई हो क्या गांव में? किसके घर आई हो?
मैं काम ढूंढ रही हूँ। काम? यहाँ खुद के लिए भी नहीं है। एक बूढ़ी दादी चंपा दादी मीरा को देखकर रघु से कहती हैं, अरे रघु, इसे अपने घर काम दे दे, अकेला रहता है तू। ठीक है, पर खाना खुद बना लेना। मीरा हल्के से मुस्कुराती है, उसे यह मंजूर है। मीरा झोपड़ी में झाड़ू लगा रही है। एक कोना बहुत गंदा है, वहां रघु की माँ का पुराना कपड़ा और दवा की शीशी पड़ी है। वो ध्यान से देखती है। झोपड़ी की हालत बहुत बुरी है। मीरा सोचते हुए, राजा का राज्य और प्रजा की ये हालत। रघु बाहर से आता है, थका हुआ, एक गठरी हाथ में। वो मीरा को देखता है। अरे, तुमने ये सब क्यों किया? साफ घर में नींद अच्छी आती है। रघु थोड़ी देर चुप रहता है, फिर खुद झोपड़ी के कोने में बैठ जाता है। मीरा रघु के साथ तालाब की ओर जा रही है। रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं। कुछ बूढ़े खेत की ओर जाते दिख रहे हैं। तुम कौन हो असल में? पढ़ी लिखी लगती हो, पर गांव में हो क्यों? कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो महल में रहकर नहीं सुलझते। रघु चौंकता है, लेकिन ज्यादा नहीं पूछता। मीरा और रघु दोनों बैठकर रोटियां खा रहे हैं। एक दिया जल रहा है। मीरा थकी है लेकिन शांत। रघु अपने जीवन की कहानी बताता है। पिता का देहांत जब मैं 12 का था। माँ बीमार पड़ी, मैं खेत में लग गया। सोचा था मेहनत से सब ठीक होगा, पर हर बार कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। तुम फिर भी हार नहीं मानते? हार तो तब होती है जब दिल में उम्मीद मरे। अभी तो वो जिंदा है। मीरा उसे देखती है। ये वही लड़का है जिसने पहली बार कहा था। भूख और डर को मिट्टी में गाड़ दिया है। वो अब उसकी गहराई समझने लगी है। मीरा झोपड़ी के पास बैठी है। एक औरत आती है बीमार बच्चे को लेकर। रघु कुछ गेहूं के दाने दे रहा है। रघु, अनाज केंद्र से कुछ नहीं मिला, बोले भेजा ही नहीं गया। सरकारी गोदाम तो गांव से बस 2 कोस दूर है, वहां से आता क्यों नहीं? मीरा चुपचाप सुन रही है। उसके चेहरे पर संदेह है। मीरा ने एक पुराना कपड़ा ओढ़ रखा है। वो सरकारी गोदाम के पास पहुंचती है। एक आदमी चुपके से कुछ अनाज की बोरियां एक बैलगाड़ी में चढ़वा रहा है। बोरियों पर राज चिन्ह बना है। ये तो सरकारी अनाज है, और ये कहाँ ले जा रहे हैं? मीरा पास जाकर कुछ बोरियों की हल्की रस्सी खोलती है। उसमें गेहूं भरा है। तू कौन है लड़की? यहाँ क्या कर रही है? माफ करो मालिक, बस सोचा थोड़ी मदद कर दूं। मेरे घर भूख है। भूख है तो जाकर भीख मांग, यहाँ तेरी जरूरत नहीं। मीरा तेजी से वहां से निकल जाती है। उसकी सांसें तेज हैं, लेकिन अब उसे शक पक्का हो चुका है। मीरा सब कुछ रघु को बताती है। सरकारी अनाज चोरी हो रहा है। वो लोग कहते हैं गोदाम से कुछ आया ही नहीं, लेकिन वहां से हर रोज बैलगाड़ी भर भर कर माल जा रहा है। किसकी छाया में ये सब हो रहा है? कौन है इतना ताकतवर जो राजा की आंखों में धूल झोंक रहा है? शायद जवाब महल में ही छुपा है, और उसमें मंत्री त्रिलोक का नाम बार बार सुनाई देता है। रघु चौंकता है। मंत्री त्रिलोक राजा का सबसे करीबी। अब शक गहरा हो चुका है। कैंपकट महल में त्रिलोक एक संदिग्ध व्यापारी से मिल रहा है। हर हफ्ते की तरह इस बार भी गांव के हिस्से का अनाज तुम ले जाओगे, लेकिन कुछ दिखाई न दे।
चिंता मत कीजिए, गांव वाले भूखे रहें, हमें फर्क नहीं पड़ता। दोनों हंसते हैं। दीवार के पीछे एक सेवक छिपकर सुन रहा है। वही सेवक आगे चलकर मीरा की मदद करेगा। मीरा चंपा दादी से मिलती है, जो पुराने जमाने की बातें जानती है। बेटिया, मंत्री त्रिलोक के जैसे लोग पहले भी थे। राजा को बस सुनने वाला चाहिए, पर बोलने वाला कोई नहीं मिलता। अब समय है बोलने का दादी, अब और चुप नहीं रहा जाएगा। गांव के बीच चौपाल पर मीरा और रघु बैठे हैं। चारों ओर किसान हैं, थके हुए चेहरे, लेकिन आंखों में उम्मीद है। कब तक हम चुप रहेंगे? हर साल हमारा हिस्सा कोई और ले जाता है और हम अपनी माँ को भूखा देखते हैं। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? राजा से मिलने कौन देगा? राजा हर बार मंत्री त्रिलोक की बात सुनता है। क्यों ना इस बार उसे हमारी आवाज सुनाई दे। तलवार उठाएंगे क्या? नहीं, हम तलवार नहीं उठाएंगे, हम हल उठाएंगे। अपने खेत को हथियार बनाएंगे, अपने सच को ढाल बनाएंगे। मीरा और रघु मिलकर योजना बनाते हैं। रघु कुछ लोगों को पास के गोदाम भेजता है, जहां से चोरी हो रहा अनाज आना था। मीरा महल में छुपे उस सेवक से मिलती है, जिसने त्रिलोक की बातचीत सुनी थी। क्या तुम महल में मेरी माँ को ये संदेश पहुंचा सकते हो? राजकुमारी, मैं पकड़ा गया तो जान से जाऊंगा। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कितने लोग रोज मरेंगे वो सोचो। रघु और गांव के युवा खेतों में काम कर रहे हैं, लेकिन अब हर कोई एकजुट है। मीरा भी एक बाल्टी लेकर पानी डाल रही है। तुमने कभी कीचड़ में पैर रखा था पहले? नहीं, लेकिन अब लग रहा है कि असली जमीन यही है। त्रिलोक को खबर मिलती है कि गांव वाले एकजुट हो रहे हैं। एक किसान और एक लड़की पूरे राज्य को भड़का रहे हैं। ये मजाक है क्या? महाराज, वो लोग कुछ सबूत भी जुटा रहे हैं। तो सबूत पहुंचने से पहले उन्हें मिटा दो। योजना बनती है, रघु पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे महल बुलाया जाएगा। शांत रात है। दोनों थके हुए हैं लेकिन संतुष्ट। चांदनी में एक गहरी बातचीत होती है। रघु, अगर ये सब विफल हो गया तो फिर से शुरू करेंगे, मिट्टी से सीखकर, क्योंकि हारने वाला वो नहीं जो गिरता है, हारता वही है जो डर के मारे उठता नहीं। मीरा उसकी तरफ देखती है। अब उसे सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सच्चा योद्धा दिखता है, तलवार के बिना। गांव में क्रांति की हवा चल पड़ी है। किसान अब डरे हुए नहीं, जागे हुए हैं। मीरा अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, गांव की बेटी बन चुकी है। लेकिन दूसरी ओर मंत्री त्रिलोक ने चाल चल दी है। दरबार सजा हुआ है। राजा विक्रम सिंह सिंहासन पर बैठा है। मंत्री त्रिलोक बगल में खड़ा है। सैनिक रघु को जंजीरों में लेकर आते हैं। महल में दरबारियों की भीड़ है। इस किसान पर आरोप है कि इसने प्रजा को उकसाया, सरकारी अनाज चुराया और विद्रोह फैलाया। मैंने सिर्फ भूखों को सच बताया। अगर वो विद्रोह है तो हाँ, मैं दोषी हूँ। देखिए महाराज, ये कैसे खुलकर कबूल कर रहा है। मीरा भीड़ में खड़ी है, अब तक भेष में। उसकी आंखों में आंसू है गुस्से के। मीरा धीरे धीरे भीड़ से निकलती है और सबके सामने आ जाती है। भीड़ चौंकती है। अब वो गांव की लड़की नहीं, राजकुमारी मीरा है। रुकिए पिताजी, इस पर जो आरोप हैं वो झूठे हैं और मैं खुद इसका गवाह हूँ। मीरा, ये क्या कर रही हो?
तुमने भेष क्यों बदला? क्योंकि महल की दीवारों में सच की आवाज दब जाती है। मैं गांव गई थी वहां की सच्चाई देखने, और मैंने देखा कि कैसे मंत्री त्रिलोक सरकारी अनाज चुराकर व्यापारियों को बेच रहा है। दरबार में खलबली मचती है। त्रिलोक की मुस्कान गायब हो जाती है। मैंने खुद मंत्री त्रिलोक को व्यापारियों से सौदे करते देखा है। रघु निर्दोष है। त्रिलोक, क्या ये सब सच है? त्रिलोक अब भी झूठ बोलने की कोशिश करता है। ये सब झूठ है। राजकुमारी किसी किसान के लिए नहीं, सच्चाई के लिए खड़ी हूँ। त्रिलोक को गिरफ्तार किया जाए और उसकी संपत्ति से गांव वालों को अनाज दिया जाए। सिपाही त्रिलोक को पकड़ लेते हैं। वह विरोध करता है लेकिन बेबस है। राजा खुद उठकर रघु के पास आता है। मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी रघु, पर अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरी आवाज बनो। राज्य के कृषि सलाहकार के रूप में काम करो। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बस इतना कि गांव अब भूखा न रहे। मीरा उसकी तरफ देखती है, गौरव और अपनापन दोनों से भरकर। राजा अकेला बैठा है। सामने खुली खिड़की से गांव की दिशा दिखाई देती है। उसका चेहरा गंभीर है। एक किसान की आवाज और मेरी बेटी का साहस, क्या ये मेरे वर्षों की सत्ता से बड़ा है? रानी सौम्या अंदर आती है। विक्रम, राजा वो नहीं होता जो ऊंचा बैठे, बल्कि वो होता है जो नीचे गिरते हुए लोगों को थाम सके। राजा कुछ नहीं कहता, पर उसकी आंखों में द्वंद है। मीरा और रघु गांव में लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। खेतों के बीच में चारपाइयां बिछी हैं। आसपास बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सब बैठे हैं। हमें सिर्फ खेती नहीं बदलनी, हमें सोच बदलनी है। हम अब दूसरों के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम अपनी पंचायत, अपने अनाज केंद्र, अपने तालाब खुद बनाएंगे। पर राजाज्ञा के बिना हम कुछ कर भी सकते हैं। राजाज्ञा तभी मजबूत होती है जब प्रजाज्ञा उसके साथ हो। हमें मिलकर बदलना होगा नीचे से। मंत्री परिषद बैठी है। नया कृषि मंत्री, सेनापति और दरबारी। राजा चुपचाप सुन रहा है। गांव वाले अपनी स्वतंत्र पंचायत बनाना चाहते हैं। ये परंपरा से बाहर है। अगर हर गांव अपने नियम बनाएगा तो राज्य बिखर जाएगा। या शायद राज्य पहली बार सही दिशा में जाएगा। मैंने अब तक शक्ति से राज किया है, अब शायद समय है सेवा से राज करने का। राजा पहली बार अपने सिपाहियों के साथ गांव आता है। सब चौंकते हैं। रघु और मीरा सामने खड़े हैं। मैंने सुना है तुम कुछ नया बनाना चाहते हो, बिना महल की दीवारों के। तो आज मैं यहाँ हूँ बिना सिंहासन के। राजा और प्रजा अब साथ चलेंगे, और मैं घोषणा करता हूँ, हर गांव को अपनी पंचायत, भंडारण और निर्णय का अधिकार मिलेगा। गांव के तालाब के किनारे मीरा और रघु साथ बैठे हैं। तुम्हारा सपना अब सच हो रहा है रघु। हमारा सपना राजकुमारी। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक रिश्ता जो दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन शब्दों में नहीं, कर्म में दिखता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।